प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड महामारी की रोकथाम के लिए ट्विटर के जरिए जन आंदोलन अभियान का किया शुभारंभ। हमेशा मास्क लगाने, हाथों की साफ सफाई रखने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की। प्रदेश में कल कोरोना के 2151 नए मामले आए सामने। 16 लोगों की हुई मौत। प्रदेश में अब तक 1,27,000 से अधिक लोग हुए ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुए कई महत्वपूर्ण फैसले। देश में प्राकृतिक गैस के विपणन के बड़े सुधारों को दी गई मंजूरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। पुलिस अधिकारियों को महिलाओं और बालिकाओं सहित समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ होने वाले मामलों में तत्परता से कार्रवाई के दिए निर्देश। और प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध के मद्देनजर विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरा। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भी उठाए सवाल। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। दोपहर के 12 बज चुके हैं। मैं हूं निधीश गोयल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड महामारी को रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में ट्विटर के जरिए जन आंदोलन अभियान का शुभारंभ किया। आने वाले त्योहारों, सर्दियों तथा आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 के प्रति उपयुक्त व्यवहार के नाम से एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। पीएम ने ट्वीट के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की। कोरोना महामारी से लड़ाई में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। इसके जरिए देशवासियों को मास्क पहनने, शारीरिक दूरी का पालन करने और हाथ की स्वच्छता जैसे प्रमुख संदेश दिए गए। आगामी त्योहारों, सर्दियों के मौसम और अर्थव्यवस्था के खुलने को ध्यान में रखते हुए अभियान शुरू किया गया है। केंद्र सरकार इसके लिए राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलकर एक एक्शन प्लान बनाएगी। अधिक कोरोना संक्रमण वाले जिलों में नियोजित तरीके से संपर्क किया जाएगा। देशवासियों तक विभिन्न मीडिया माध्यमों से आसानी से समझे जा सकने वाले संदेश जारी किए जाएंगे और लोगों को अधिक जागरूक बनाने के लिए स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इस अभियान में शामिल किया जाएगा और पोस्टर लगाए जाएंगे। मोबाइल वैन का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकारी स्थलों पर होर्डिंग्स, वॉल पेंटिंग्स और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे। कोविड संदेशों को चलाने के लिए स्थानीय केबल ऑपरेटरों की सहायता ली जाएगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सरकार की इस मुहिम में अब खेल, संगीत, शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विभिन्न गणमान्य नागरिक भी आमजन से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए अपील कर रहे हैं। अभी जो है मास्क ही एक तरह से वैक्सीन है। निकट भविष्य में कोई वैक्सीन आने की अभी उम्मीद नहीं है। मास्क लगाने से कोरोना जो वायरस के जो कीटाणु हैं वो जो बॉडी में 95% तक इसकी जो है वो फिल्टर हो जाते हैं। तो मास्क एक तरह से हल्की डोज जो वैक्सीन, वो जो वायरस अंदर जाते हैं वो एक वैक्सीन का काम करते हैं। उससे एंटीबॉडी डेवलप होती है। तो आम जन से अपील है कि वो हमेशा मास्क लगा के रखें जब भी घर से बाहर निकलें। नमस्कार, मैं गुलाबो सपेरा पद्म शरीफ। मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। राजस्थान में तो अक्सर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप सभी लोग किससे मिलने के लिए जाए तो भी आप 2 गज की 3 गज की दूरी रखें। मार्केट में जाए तो आप थोड़ा सा फासला रखें और 2 गज की दूरी रखें और बहुत ज़रूरी है आप मास्क लगाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुभट तलंग, ध्रुपद गायिका, आप सभी से करबद्ध निवेदन के साथ उपस्थित हूँ। जहाँ भी आप कार्य से जा रहे हो, आपके पास जो भी कार्य कर रहे हैं सहकर्मियों के साथ आप 2 गज की दूरी बनाए रखें। आप अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगा के रहें। सर्वेश पारिक, अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज। कोविड-19 जो बढ़ रहा है देश के अंदर, उसको रोकने के लिए अभी सबसे पहले हमें मास्क लगाना बहुत अनिवार्य है।
भीड़भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और ग्रामीण इलाकों के अंदर अभी भी लोग लापरवाही कर रहे हैं, तो उस पे लोगों को जागरूक किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का उपयोग किया जाए। भारत सरकार द्वारा एक जन आंदोलन शुरू किया गया इस कोरोना के खिलाफ, जिसमें हम सभी को मास्क ढंग से पहनना है, अपने मुंह और नाक को ढकना है, कहीं भी हम जाए 2 गज की दूरी बनाए रखें, इकट्ठा ना हो एक जगह पे, और बार बार अपने हाथों को धोएं और स्वच्छता का ध्यान रखें। प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जहां राज्य सरकार और चिकित्सकीय विभाग की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं कई जानी पहचानी हस्तियां भी लोगों को इस संक्रमण से बचाव के लिए सतर्क रहने की अपील कर रही हैं। नागौर के वन्य जीव प्रेमी और पर्यावरणविद पद्मश्री हिम्मताराम भांभू ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपील की है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल कोरोना की कोई वैक्सीन या दवा नहीं आई है, इससे बचने के लिए मास्क लगाना बेहद जरूरी है। उन्होंने लोगों से केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस की पालना करने की भी अपील की। सभी लोगों को अब इसी महामारी के कारण स्थिति बड़ी गड़बड़ है, इसलिए सभी को मास्क की एक उपाय है। बाकी अभी कोई वैक्सीन जब तक नहीं आती है तब तक हर आदमी को, हर मानव को बड़ी सावधानी से रहना चाहिए और ये मास्क लगा करके घर से बाहर निकलना चाहिए। और जितना भी आदमी बच सकेगा वो इस मास्क की वजह से ही बच सकेगा। और वो सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें, 1 मीटर की दूरी पर रहें, हर आदमी से सावधान रहें और हाथ धोते रहें। कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी संक्रमित लोगों में से 57,44,000 से अधिक स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमित लोगों में से अब तक 58,27,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 83,011 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 85.25% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.54% रह गई है, जो विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में शामिल है। देश की सुरक्षा के लिए एक तरफ आरोग्य सेतु ऐप में लगातार नए फीचर जोड़े जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने सुरक्षा कवच पर भी लोगों का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस ऐप को अब तक 16 करोड़ से भी अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए दुनिया का ये सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला एप्लीकेशन है। इसके साथ ही ये दुनिया की उन ऐप्स की श्रेणी में भी शुमार हो गया है जिसे इतने कम समय में इतनी अधिक बार डाउनलोड किया गया है। देशवासियों की सुरक्षा के लिए एक तरफ आरोग्य सेतु ऐप में लगातार नए फीचर जोड़े जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने इस सुरक्षा कवच पर भी लोगों का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस ऐप के अब तक 16 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। कोरोना महामारी के बचाव के लिए दुनिया का ये सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है। इसके साथ ही ये दुनिया की उन ऐप की श्रेणी में भी शुमार हो गया है जिसे इतने कम समय में इतना ज्यादा डाउनलोड किया गया। प्रदेश में कल कोरोना के 2151 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर अब यहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,50,467 पहुंच गया है, जबकि 16 और कोरोना मरीजों की मौत के बाद अब तक इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 1590 हो गया है। दूसरी ओर प्रदेश में कोरोना से एक ही दिन में 2078 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। इन्हें कुल मिलाकर प्रदेश में अब तक 1,27,526 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके बावजूद प्रदेश में अभी तक 21,351 एक्टिव केस मौजूद हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक 473 कोरोना संक्रमित मरीज जयपुर जिले में सामने आए हैं, तो वहीं जोधपुर में 319, बीकानेर में 261, अलवर में 185, उदयपुर में 126, भीलवाड़ा में 120, अजमेर में 90, सीकर में 64, पाली में 50, डूंगरपुर में 46, कोटा में 37, श्रीगंगानगर में 33, राजसमंद में 32, जालौर में 29 और सिरोही में 28 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी काफी कारगर साबित हो रही है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में इस थेरेपी के जरिए कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज किया जा रहा है।
जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की ब्लड बैंक की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता बुंदस ने लोगों से प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आने की अपील की है, जिससे मानव जीवन को कोरोना के खतरे से बचाया जा सके। प्लाज्मा थेरेपी एक कारगर थेरेपी साबित हुई है। इसमें जो पेशेंट्स कोरोना से रिकवर हुए हैं उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। अपने आप भी ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जो सीरियस चल रहे हैं, उनकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बन पा रही है, तो इसलिए वो लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को अपन प्लाज्मा दें जो ठीक हो गए, कोविड पॉजिटिव थे और ठीक हो के जिनका अपन प्लाज्मा ले सकते हैं, तो उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हो रही है। आईसीयू में हैं पेशेंट्स तो उनको मदद मिल रही है। सिम्टोमेटिक रिलीफ तो विदिन 12 आवर्स आ जाता है, उनको सांस लेने में दिक्कत जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो और एक जना जो थेरेपी देता है वो 2 जनों की जान बचा रहा है। मैं तो यही अपील करूंगी जनता से कि जो ठीक हो चुके हैं, काफ़ी स्वस्थ हो चुके हैं, यंग बच्चे हैं, वो आगे आएँ और अपना प्लाज्मा डोनेट करें। 18 से 60 साल तक के लोग अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। करौली जिले में टोडा भीम उपखंड प्रशासन और नगर पालिका की ओर से एसडीएम दुर्गा प्रसाद मीणा के नेतृत्व में कोरोना जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के तहत कस्बे के मुख्य बाजारों और मोहल्लों में रैली निकालकर लोगों को मास्क वितरित किए गए। उपखंड अधिकारी ने बैंक्स में भी जाकर मास्क वितरण किया। सार्वजनिक स्थानों पर नगर पालिका प्रशासन की ओर से जागरूकता संबंधी पोस्टर भी लगाए गए। इसको हल्के में न लिया जाए और इसको जब तक प्रत्येक आदमी द्वारा मास्क का उपयोग नहीं किया जाएगा तब तक इससे हम निजात नहीं पा सकते। प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण को लेकर जहां राज्य सरकार और विभिन्न संगठनों की ओर से कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं इसी कड़ी में जोधपुर शहर में एक अनूठा मास्क बैंक संचालित किया जा रहा है। इसके जरिए लोगों को हर तरह के मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बैंक का टर्नओवर करीब 2500 मास्क रोज देने का है। गांधी जयंती पर खुले इस बैंक में सभी धर्म और जाति के लोग भागीदारी निभा रहे हैं। हम लोग जन जागरूकता अभियान को घर घर तक, जन जन तक लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें नो मास्क नो एंट्री, नो मास्क नो सर्विस, इस थीम के ऊपर काम किया जाएगा ताकि कोरोना का संक्रमण को रोका जा सके। जैसा कि आपको विदित है कि जोधपुर ज़िले के अंदर और ख़ास करके शहर के अंदर हमें बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। आम तौर पे ये देखने को महसूस हो रहा है कि 3 कारण हैं जिसकी वजह से हम लोग कोरोना के संक्रमण को रोक नहीं पा रहे हैं। सबसे पहला अवेयरनेस है। अवेयरनेस फैलाने के लिए हमें अगले कुछ दिनों में डेली कोई ना कोई एक्टिविटी किसी न किसी प्रकार से आमजन तक पहुंचना है। अवेयरनेस आने के बाद एसएमएस, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटेशन, इसमें भी मास्क पे हम इसलिए बल दे रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम अपनाते हैं तो विशेषज्ञों का कहना है कि बहुत हद तक संक्रमण को रोका जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि देश में प्राकृतिक गैस के विपणन के बड़े सुधारों को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि महिलाओं और बालिकाओं सहित समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ होने वाले मामलों में पुलिस पूरी तत्परता और संवेदनशीलता से कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री ने कल जयपुर में प्रदेश में कानून व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि थानों में प्रत्येक फरियादी की आवश्यक रूप से सुनवाई हो और उसे एफआईआर दर्ज कराने के लिए भटकना न पड़े। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बुलाकीदास कल्ला ने कल हनुमानगढ़ में कोरोना रोकथाम प्रचार प्रसार सामग्री का विमोचन कर जागरूकता रथ को रवाना किया। इससे पहले उन्होंने कोरोना रोकथाम प्रबंधन और जागरूकता के संबंध में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की गवर्निंग काउंसिल की बैठक ली। मंत्री कल्ला ने इस दौरान कोरोना की रोकथाम को लेकर किए जा रहे कार्यों का फीडबैक भी लिया। इस दौरे के अंतर्गत कोविड के खिलाफ घर घर में एक स्टिकर लगाने का कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ नो मास्क नो एंट्री का लॉन्च किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाकर घर से निकले
आवश्यकता होने पर निकले, अन्यथा घर से ही काम करें। इसके अतिरिक्त कुछ जगहों पे मास्क हम लोग खुद बांटेंगे। राज्य सरकार के द्वारा पूरे अक्टूबर महीने में नो मास्क नो एंट्री कार्यक्रम का जो लॉन्चिंग होगी, ये कार्यक्रम बराबर चलेगा और इसमें कोई भी व्यक्ति राजस्थान में बिना मास्क के नहीं रहेगा। 1 करोड़ मास्क राजस्थान सरकार ने बना करके बंटवाए हैं। और अब बात अपनी सुरक्षा की। कोविड-19 से बचाव की ओर के लिए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया को हम देखते हैं कि क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की कमजोर कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। भाजपा के 5 सदस्यीय मंडल ने राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपकर सरकार से कानून व्यवस्था की समीक्षा करवाने की मांग की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है और अपराधों को लेकर जनता में भारी आक्रोश है। प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, दौसा सांसद जसकौर मीणा और प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर भी मौजूद रहे। हमने उनसे गुजारिश की है कि वो राजस्थान की कानून व्यवस्था की समीक्षा करवाएं और कम से कम राजस्थान को इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के इस लचर ध्वस्त होती कानून व्यवस्था के भरोसे न छोड़ें। और आज हम लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय उपनेता प्रतिपक्ष, हमारी दौसा की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमारे विधायक मदन दिलावर जी, हम सब लोगों ने आज राज्यपाल महोदय से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने आश्वस्त किया है, भरोसा दिलाया है कि वो इस कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान महिला अपराध की दृष्टि से और विशेष करके इस प्रकार के दुष्कर्म में नंबर 1 पर राजस्थान पहुंच गया है। अब ये आंकड़े सारे देश के हैं, कोई मेरे द्वारा इकट्ठे किए हुए नहीं हैं। और जो आंकड़े मैंने बताए हैं अगस्त तक के अपराध के, वो भी सरकार के दिए हुए आंकड़ों के आधार पर हैं। अगर कोर्ट की सुनवाई 6 महीने में इस प्रकार की घटनाओं का अगर तय करके कर दें तो मैं सोचता हूँ इस पर कंट्रोल होने के गुंजाइश बढ़ेगी, नहीं तो केस चलते रहेंगे, परिवार दुखी होता रहेगा। राजस्थान के अंदर जो जघन्य अपराध हुए, लोमहर्षक घटनाएं हुई, उन घटनाओं में भी राज्य सरकार एक अधिकारी को नियुक्त करके न्यायालय तक उनका चालान तक जाए, इस प्रकार की योजना जो पिछली सरकार की थी वो भी इन्होंने बंद कर दी। आज राजस्थान के अंदर आम आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। और अब तर्कों की बात नहीं, क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के आंकड़े अपने आप ये सिद्ध कर रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री गृह मंत्री के रूप में पूरे देश में सर्वाधिक
असफल गृह मंत्री हैं उनको इस पद को छोड़ देना चाहिए। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान में बढ़ते महिला अपराधों के चलते राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि सवाई माधोपुर में सेक्स रैकेट मामले में आरोपी महिला नेताओं पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रेप केस में, गैंग रेप में या महिला के साथ होने वाले अत्याचार में राजनीति नहीं होनी चाहिए और उसमें दोहरे मापदंड नहीं अपनाने चाहिए। पार्टी खुद आगे चलकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए, सख्त कानूनी कार्रवाई कराए, उनको सजा दिलाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य में सरकार के प्रमुख के तौर पर 20वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल, प्रभावी और सुधारवादी प्रशासन की प्रशंसा की है। मैं सौगंध लઉં છું કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से लेकर उन्होंने कभी भी सरकार के प्रमुख के रूप में चुनाव नहीं हारा। ये बार बार उनकी लोगों के विश्वास को जीतने की उनकी क्षमता को बताता है। नड्डा ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बिजली क्षेत्र में सुधार कर राज्य के हर गांव तक बिजली पहुंचाई गई और अब प्रधानमंत्री के तौर पर हर गांव और हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया। साथ ही 2003 में वाइब्रेंट गुजरात निवेशक शिखर सम्मेलन शुरू कर दुनिया भर के निवेशकों के बीच प्रसिद्ध हुए। इसी तरह प्रधानमंत्री के रूप में देश में रिकॉर्ड FDI को सुनिश्चित किया। गुजरात मॉडल के तहत अर्ध शुष्क क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास के कारण राज्य ने कृषि में बम्पर वृद्धि देखी। उसी तरह प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने दशकों बाद किसानों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की। साथ ही देश में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से बालिकाओं को बचाने और उन्हें शिक्षित करने के पीएम मोदी के प्रयास को काफी सराहना मिली है। ये गुजरात के उनके कन्या केलवानी कार्यक्रम का विस्तार है। भाजपा अध्यक्ष ने अपने आलेख में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्रत्येक प्रमुख योजना के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं, चाहे वो स्वच्छता हो, ग्रामीण विद्युतीकरण हो, सभी के लिए आवास, सभी के लिए पीने योग्य पानी या किसानों की आय दोगुनी करनी हो। उन्होंने स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाया। साथ ही सब्सिडी की प्रचलित राजनीतिक संस्कृति को छोड़ लोगों को अपनी सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित किया ताकि गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिल सके। साथ ही जेपी नड्डा ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जो एक गुजराती होते हुए उत्तर प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी अपील कभी भी जाति, समुदाय, वर्ग और क्षेत्रीय विचारों के बंधन में नहीं बंधी और वे भारत की महानता के उद्देश्य के लिए पूरे देश के लोगों को एकजुट करते हैं। आलेख के अंत में पीएम मोदी को दूरदर्शी और कर्मठ बताते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि उनके पास एक देश के लिए विशाल दृष्टि है और उसे हासिल करने के लिए सटीकता और दृढ़ता भी है जो उनके आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा भी करने में सहायक होगा। पंचायती राज संस्थाओं के चौथे चरण की 897 ग्राम पंचायतों में 10 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 16 जिलों के लिए चुनाव पर्यवेक्षकों की सूची जारी कर दी है। आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि पर्यवेक्षकों में भारतीय प्रशासनिक सेवा और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। उदयपुर में 66वें वन्य जीव सप्ताह समारोह का कल समापन हुआ। मुख्यमंत्री वन संरक्षक आर.के. सिंह की अध्यक्षता में हुए इस समारोह में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। सहायक वन संरक्षक चंद्रपाल सिंह चौहान ने सप्ताह भर चलने वाली गतिविधियों की जानकारी साझा की। वन्य जीव सप्ताह के दौरान सज्जनगढ़ स्थित बायोलॉजिकल पार्क में ऑनलाइन और वेबिनार के माध्यम से सप्ताह भर में विभिन्न कार्यक्रम हुए। उपवन संरक्षक अजीत उच्चोई ने बताया स्पेशली फोकस रखते हुए बच्चों की विभिन्न उदयपुर के डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे को ध्यान में रखते हुए हमने क्विज ऑनलाइन क्विज रखा था। विभिन्न कार्यक्रम कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए विभाग ने सकुशल इस सप्ताह को सुनियोजित तरीके से
समापन आज हम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में ऑनलाइन स्पोर्ट पेंटिंग प्रतियोगिता, रंगोली एवं क्विज प्रतियोगिता भी विभाग के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें काफ़ी बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सिरोही जिले के सबसे बड़े पश्चिमी बनास बांध की जल वितरण एवं उपयोगिता समिति की बैठक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने पानी की उपलब्धता को देखते हुए सिंचाई के लिए किसानों को चौथे दौर का सिंचाई जल उपलब्ध कराने का फैसला किया है। सिंचाई के लिए नहरों को 12 नवंबर को खोला जाएगा। पिंडवाड़ा एसडीएम हरिसिंह देवल ने कहा, समिति की मीटिंग आयोजित की गई थी, तो इस मीटिंग में किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए हमने जिला कलेक्टर महोदय ने और पूरी कमेटी ने डिसीजन लिया है कि 3 पान तो सभी किसानों को दी ही जाएगी और चौथे पान तभी दी जा सकेगी जब पानी की उपलब्धता रहेगी। इसमें किसानों से भी आग्रह किया गया है जिला कलेक्टर महोदय ने और सभी ने कि आप पानी का बिल्कुल समुचित रूप से इसका उपयोग करेंगे, निश्चित तौर पर चौथी पान भी हम देने में सक्षम रहेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में इन दिनों विद्युतीकरण का काम जोर शोर से चल रहा है। रेलवे दिल्ली जयपुर रूट पर दीपावली के बाद बिजली से संचालित ट्रेन शुरू होने की उम्मीद जता रहा है। जयपुर मंडल के डीआरएम मंजूषा जैन ने बताया कि मंडल में अलग अलग स्थानों पर विद्युतीकरण का काम जारी है। दिल्ली जयपुर रूट पर 65% काम पूरा कर लिया गया है। मंडल में विद्युतीकरण का कार्य काफ़ी तेजी से चल रहा है और न केवल रेलवे बोर्ड से बल्कि हमारे महाप्रबंधक के भी नेतृत्व में इस पर टारगेट डेट्स फिक्स करी गई हैं और पूरी ये प्रयत्न चल रहे हैं कि हम वो टारगेट डेट जो कि नवंबर में है उसके अनुसार हम इलेक्ट्रिक ट्रेन को दिल्ली से जयपुर ला सकें। ये दिल्ली से जयपुर के जो बीच का ट्रैक है उसमें करीब 65% काम तो पूरा है और शेष जो काम है वो भी अंतिम चरण में है। उसमें उम्मीद है हमको कि नवंबर के प्रथम सप्ताह तक ये काम खत्म हो सकेगा, जिससे कि हम मिड नवंबर तक इलेक्ट्रिक ट्रेन को हम दिल्ली से ला सकें। दौसा में तकनीकी बेरोजगार संघ से जुड़े बेरोजगार युवकों ने कल जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर ऊर्जा विभाग में 9000 पदों की भर्ती निकालने की मांग रखी। इन युवाओं का कहना है कि वर्ष 2019 में कांग्रेस सरकार ने विद्युत विभाग में वैकेंसी निकालने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा करके बोल गए 2 साल हो गई, हम बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। चूरू में दुष्कर्म के आरोपियों को पकड़ने के दौरान गाड़ी पलटने से शहीद हुए पुलिस के हेड कांस्टेबल शीशराम का कल उनके पैतृक गांव भांभू कबास में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। और मुलजिमों की तलाश में जयपुर गए थे। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बड़ी अपूर्णीय क्षति है। इनके फादर बहुत ही छोटी एज में चले गए थे और ये ड्यूटी पे बराबर प्रति समर्पित थे और ड्यूटी करते करते वीरगति को प्राप्त हो गए। बड़ी ही क्षति हुई है। और आइए अब देख लेते हैं अभी तक के मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड महामारी की रोकथाम के लिए ट्विटर के जरिए जन आंदोलन अभियान का किया शुभारंभ। हमेशा मास्क लगाने, हाथों की साफ सफाई रखने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की। प्रदेश में कल कोरोना के 2151 नए मामले आए सामने। 16 लोगों की हुई मौत। प्रदेश में अब तक 1,27,000 से अधिक लोग हुए रिकवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुए कई अहम फैसले। देश में प्राकृतिक गैस के विपणन के बड़े सुधारों को दी गई मंजूरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। पुलिस अधिकारियों को महिलाओं और बालिकाओं सहित समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ होने वाले मामलों में तत्परता से कार्रवाई के दिए गए निर्देश।
और प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध के मद्देनजर विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरा। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने भी उठाए सवाल।